हाँ बेटा जी, चलिए करते हैं काम। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कल हमने सम के ऊपर कुछ बातें देखी थी, सम के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। आगे करते हैं, सम के बारे में ही थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, सम के बारे में ही थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बात ये। मान लीजिए भाई, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे मैं एक जनरल ले लेता हूँ, जैसे जनरल एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। एक्सप्रेशन क्या लिया मैंने, एन स्क्वेयर प्लस एन। ठीक है भाई, एक एक्सप्रेशन लिया मैंने एन स्क्वेयर प्लस एन। मैंने सम का एक एक्सप्रेशन यूज किया, एक्सप्रेशन क्या ले लिया, एन स्क्वेयर प्लस एन। और मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन की मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं क्या करूं, मैं एपी की टर्म्स फाइंड आउट कर सकूं कि वो एपी की टर्म्स हैं क्या। समझ रहे हो आप, मैं एपी की टर्म्स फाइंड आउट कर सकूं। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक्सप्रेशन गिवन है और मुझे एपी की टर्म्स फाइंड करनी है, मान लीजिए मैंने एन की जगह 1 डाला, तो ये आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा पहली टर्म का सम। S1 का मतलब क्या होगा, पहली टर्म का सम। और अगर मैं पहली टर्म के सम की बात करता हूं तो पहली टर्म का सम होगा क्या, खुद पहली टर्म। अगर मैं पहली टर्म के सम की बात करता हूं तो पहली टर्म का सम क्या होगा, खुद पहली टर्म ही होगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो 2 है ये किसके बराबर है, एक्चुअल में A1 के ही बराबर है। ये जो 2 है ये किसके बराबर है, A1 के ही बराबर है। ऐसे ही अगर मैं इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे 2 डालता हूं, तो 2 डालने पे ये जो एक्सप्रेशन होगा ये दिखेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब आप जानते हो, S2 का मतलब होता है सर पहली दो टर्म्स का सम। S2 का मतलब होगा क्या, पहली दो टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2। तो मैं इसको क्या बोलूंगा यहाँ पे कि ये क्या दे रखा है आपको, A1 प्लस A2 दे रखा है। सही बात है, ये क्या दे रखा है भाई, A1 प्लस A2 दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस पूरी चीज को, अगर आप इस पूरी चीज को ध्यान से देखो तो A1 आपको 2 दे रखा है और A1 प्लस A2 आपको 6 दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से सेकंड टर्म कितनी आती नजर आ रही है आपको, अगर A1 2 है तो सेकंड टर्म आपको कितनी नजर आ रही है, सेकंड टर्म क्या आने वाली है, जल्दी से बोलो, A2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। बोलो सही बात है। यहां से हम ये देख के बता सकते हैं कि A2 की वैल्यू आ रही है सर 4। और आप जानते हैं डिफरेंस कैसे निकाला जाता था, डिफरेंस आता था A2 माइनस A1। आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो सेकंड टर्म क्या थी, सेकंड टर्म क्या थी 4, फर्स्ट टर्म क्या थी 2, तो डिफरेंस आ गया कितने 2, डिफरेंस आ गया कितना 2। तो अगर डिफरेंस 2 आ गया, अब मैं एपी लिख सकता हूँ, अब मैं एपी लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म था 2, उसमें डिफरेंस जोड़ा 2 यानी आ गया 4, फिर 2 जोड़ा तो आ गया 6, फिर 2 जोड़ा तो आ गया 8, और ऐसे चलता जाएगा। तो ये मेरे पास एपी आ गई। तो कभी भी अगर हमारे पास सम का एक्सप्रेशन दिया होता है तो सम के एक्सप्रेशन में अगर आप 1 डालेंगे तो आपको पहली टर्म का सम मिलेगा जो कि खुद पहली टर्म ही होती है। उसी प्रकार जब आप उसमें 2 डालेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी जो कि पहली पहली दो टर्म्स का सम मिल जाएगा जो कि A1 प्लस A2 होता है। A1 आपने निकाल ही लिया था तो वहां से A2 भी आपके पास निकल जाएगा। ठीक है बात ये। एक और इंपॉर्टेंट बात पे मैं आप सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अलग से ही कर लेते हैं चलो, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा जब आप S1 निकालते हैं तो वो बराबर आता है A1 के ही। मैंने कहा जब आप S2 निकालते हैं तो बराबर आएगा A1 प्लस A2 के, पहली दो टर्म्स का सम। जब आप S3 निकालते हैं तो बराबर आएगा बेटा A1 प्लस A2 प्लस A3 के। ठीक है बात, ऐसे ही लिख सकते हैं हम आगे भी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो यहाँ आएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा केवल A2। बोलो सही बात है क्या। ऐसे ही मैंने कहा आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करो। तो थर्ड में से जब आप सेकंड को माइनस करोगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो तो क्या आएगा S3 माइनस S2। बोलो किसके बराबर आएगा, A1 A2 सारा कट गया तो किसके बराबर आ रहा है, A3 के बराबर। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो और एक जनरल फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करो, इन दोनों को ध्यान से देखो और एक जनरल फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करो, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर क्या बता सकते हो कि जो AN होगा, AN होगा, समझ रहे हो क्या, AN होगा, AN nth टर्म किसके बराबर आएगा बोलो। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यानी यहाँ पर भी n आ जाएगा। सोचो ना, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आपके पास 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात ये, क्लियर है, n माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है बात ये, जल्दी बोलो। ठीक है, तो nth टर्म एक इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, Sn माइनस Sn माइनस 1।
ठीक है, ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा जिसको समझ नहीं आया। मैंने पहले क्या किया, S2 में से S1 को माइनस किया, जैसे ही माइनस करूंगा तो S2 माइनस S1 तो आ गया, यहाँ A1 से A1 कटेगा, यहाँ A2 आ गया। ध्यान से देखो ना, यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 कम हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर भी 3 आया और यहाँ 1 कम हो गया, तो यहाँ पर अगर n आ जाए तो यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है nth टर्म का Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। इसका यूज कैसे कर सकते हैं सर, यूज ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसमें मुझे Sn आपको याद हो क्या गिवन था, n स्क्वायर प्लस n गिवन था, ये Sn मुझे गिवन था n स्क्वायर प्लस n। मुझे वो कह देता कि भाई मुझे तो केवल सीधा जल्दी से बताओ कि 10वीं टर्म क्या आएगी, मुझे तो केवल जल्दी से बताओ 10वीं टर्म क्या आएगी। तो आप जानते हैं कि आप 10वीं टर्म को अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 1 कम, यानी कि कितना आ जाएगा 9। समझ रहे हैं आप, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 1 कम करके आ जाएगा। अब S10 क्या होगा, यहाँ 10 डालो तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस S9 क्या होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। अब आप कर लोगे आगे सॉल्व, मुझे नहीं लगता मुझे आगे बताने की जरूरत है, बोलो सही बात है। इस तरीके से जल्दी से भी आप आंसर दे सकते हो। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये वाली चीज, जल्दी बोलो, क्या आपको क्लियर हो गई ये वाली चीज? ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई हो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फिर। ये एक नया आपके पास चीज आई थी जो आप लोगों ने देख ली। चलो भाई अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है कि सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी में m टर्म्स का जो सम है वो बराबर है उसी एपी की n टर्म्स के सम के भी। किसी एपी में यदि m टर्म्स का जो सम है वो बराबर है उसी एपी में n टर्म्स के सम के भी, देन शो दैट, शो क्या करना है, देन शो दैट सम ऑफ m प्लस n, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। ये आपको शो करना है कि m प्लस n टर्म्स का जब सम किया जाएगा तो 0 आएगा, m टर्म्स का सम n टर्म्स के सम के बराबर। अब देखो करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। देखो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा, जल्दी फॉर्मूला याद करो। आप कहोगे सर m/2, साथ में आता था 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला था, कल हमने सीखा था। बराबर में आएगा, बोलो जल्दी से, किसके, n/2, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही बात है भाई, क्लियर है। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली हुई है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास दो इक्वेशन जनरेट होती हो, तब तो आप ए को निकालो और डी को निकालो और फिर जो पूछा है वो सॉल्व करो। अगर दो इक्वेशन जनरेट होती हो, अगर एक ही जनरेट हो रही है तो वहीं से कोई कंडीशन निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर केवल यही एक इक्वेशन है तो यहीं से हमें कोई ऐसी कंडीशन निकालनी होगी जो वहां पर काम आ रही हो। ठीक है बात ये। अब देखो 2 से 2 तो कट गया दोनों साइड में, इधर क्या आया है, अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ रहा है 2am प्लस m स्क्वेयर डी, है ना। ये m इस m से होगा और d से होगा, ऐसे ही फिर क्या आएगा माइनस का md, ये तो इस तरफ आया, इधर क्या आएगा, ध्यान से देखो 2an प्लस n स्क्वेयर डी और माइनस का n। इतने में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। सबको मैं एक तरफ ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। अब देखना ध्यान से, यहाँ जो ये 2am है और ये जो 2an इधर आके माइनस होगा तो दोनों में से 2a कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा m माइनस है। सही बात है, दोनों में से 2a कॉमन आएगा और आ जाएगा m माइनस है। ऐसे ही अगले में से अगर d कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। सही बात है बेटा, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। ऐसे ही अगले में से जब मैं माइनस d कॉमन लूंगा, किस किस में से, इसमें से और इसमें से, जब इसको इधर लाऊंगा और माइनस d कॉमन लूंगा तो आएगा m माइनस है और ये चीज बराबर आ गई 0 की। जल्दी बोलो, क्या इस स्टेप पर आप सब पहुंच गए हो, क्या इस स्टेप पर आप सब पहुंच गए हो, जल्दी बोलो, क्या आप सब इस स्टेप पे पहुंच गए हो? हाँ भाई, क्या आप सब इस स्टेप पे पहुंच गए हो? चलो वेरी गुड। नींबू पानी पीते रहिए, है ना, नींबू पानी इज गुड फॉर हेल्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचें, नींबू पानी पीते रहे, है ना, कोविड से भी बचाता है ये। चलिए, तो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन है
और इसके 2 फैक्टर होते हैं, उसमें भी m माइनस एन आता है। तो यानी पूरी में से मैं क्या कर सकता हूँ, m माइनस एन को डिवाइड कर सकता हूँ। अगर पूरी में से m माइनस एन को हटा दूं तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा कितना 2a प्लस d प्लस d। इसके 2 फैक्टर थे, एक m माइनस एन और एक m प्लस एन, m माइनस एन और एक m प्लस एन। तो क्या बचेगा यहाँ पे m प्लस एन, क्योंकि m माइनस एन से तो मैंने पूरे को डिवाइड करा दिया, तो बचेगा क्या m प्लस एन, और माइनस में यहाँ बचेगा d, m माइनस एन हट गया, इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ये स्टेप कैसे आया, यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया, समझ में आया क्या, पूरे को m माइनस एन से डिवाइड करा दिया। बस अब यहाँ से आपका काम थोड़ा आसान हो गया है। इस चीज को अगर और आप d कॉमन लेके लिखें तो क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस d कॉमन लिया तो आ गया m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास जनरेट हुई, समझ रहे हो, ये कंडीशन आपके पास यहाँ से जनरेट हुई। बस इससे आगे तो इसका कुछ और किया नहीं जा सकता। अब मैं वो सोचता हूँ जो मुझे निकालना था। अगर आपको याद होगा तो हमें क्वेश्चन में निकालना था m प्लस एन टर्म्स का सम 0 दिखाना। ये देखो, सम ऑफ m प्लस एन टर्म 0 दिखाना। चलो एक बार लिख के देखते हैं कि सम ऑफ m प्लस एन आएगा क्या। एक बार लिख के देख लेते हैं सम ऑफ m प्लस एन क्या आएगा। तो आप जानते हैं सम ऑफ m प्लस एन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, बोलो, m प्लस एन बाई 2। भाई यहाँ n होता तो n बाई 2 आता था, अगर m प्लस एन है तो m प्लस एन बाई 2 आएगा। साथ में क्या आएगा, बोलो, 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही बात है भाई, कितनी बात सभी को क्लियर होगी। अब मेरे को जल्दी से बताओ, इस चीज की वैल्यू आप लोगों ने ऊपर निकाल ली, इस चीज की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली, कितनी आई है, 0 आई है क्या, जल्दी बोलो। इस चीज की वैल्यू आ गई है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0। सो योर आंसर इज 0। हो गया प्रूफ, जल्दी बोलो। क्या आप सबने कर लिया प्रूफ, क्या आप सबने कर लिया प्रूफ, जल्दी से वाई लिखो और नोट करो। जल्दी से वाई लिखो और नोट करो। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। लास्ट स्टेप में मैंने इसकी वैल्यू डाली है, ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसमें मैंने इसकी वैल्यू डाली है 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। ऊपर निकाली ना, देख ऊपर वैल्यू आई 0, तो ये वैल्यू 0 यहाँ डाल दी, 0 से पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। 0 इंटू समथिंग 0 होता है ना, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। चलो क्वेश्चन है द सम ऑफ, एक और अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ n, द सम ऑफ n 2n and 3n terms, the sum of n 2n and 3n terms of an AP, of an AP, the sum of n 2n 3n terms of an AP are क्या है भाई, S1 S2 and S3। ठीक है जी, जो n टर्म्स का सम है उसे S1 से रिप्रेजेंट किया, जो 2n टर्म्स का सम है उसे S2 से रिप्रेजेंट किया, जो S3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3n टर्म्स के सम को। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है भाई, मैं लिखता हूं, प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। ये आपको प्रूव करना है, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। ठीक है जी, तो कोई एक स्टेप हम प्रूव करते हैं LHS या RHS में से किसी दूसरे के बराबर। ठीक है, चलो याद रखना, S1 क्या है, n टर्म्स का सम, S2 क्या है, 2n टर्म्स का सम। चलो करते हैं, जरा कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले RHS को सॉल्व करते हैं, इधर इस साइड में। तो आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ, क्या दिया हुआ है, S2। S2 क्या था बेटा, 2n टर्म्स का सम। क्या था, 2n टर्म्स का सम, जल्दी बोलो, S2 क्या था, 2n टर्म्स का सम। अब जो AP है आपके पास, उसकी आपको फर्स्ट टर्म तो मालूम नहीं है, तो उसे A ही मान लो और डिफरेंस D ही मान लो, है ना। तो चलो S2 की वैल्यू लिखते हैं पहले। S2 क्या होने वाला है, 2n टर्म्स का सम, यानी कि 2n बाई 2 साथ में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू आएगी S2 की। कितने बच्चे सहमत है इस वैल्यू से, जल्दी बोलो, क्या आपको सही लग रहा है कि S2 की ये वैल्यू सही आ रही है। ठीक है,
ठीक है, सबने y लिख दिया। ऐसे ही माइनस S1 है n टर्म्स का सम, यानी कि n/2, साथ में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ये तो मैंने डाल दिया इनकी वैल्यूज। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या आने वाला है उसको देखते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। देखो इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ बचेगा n को जब 2a से कराओगे तो आएगा 2an, n को इससे कराओगे तो आएगा, n को इससे कराओगे तो आएगा 2n² d, और n को जब अंदर कराओगे तो आएगा माइनस का nd। पहले n को मैंने अंदर सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, n को मैंने अंदर सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है जी। ऐसे ही जब इधर माइनस का साइन तो बाहर रख लो अभी फिलहाल, n/2 को 2a से कराओ, पहले n/2 को 2a से, तो आपको क्या मिलेगा n इंटू में a, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू में मल्टीप्लीकेशन, देखो कैलकुलेटिव काम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी सा कंसेप्ट लग रहा हो, कैलकुलेटिव काम है। अगर कैलकुलेशन सही है तो सब सही है। n/2 को इससे कराया तो na आ गया, n/2 को जब इससे कराओगे तो आएगा n²d/2, क्योंकि अपॉन में आपकी बार 2 चल रहा है। n/2 को इससे कराओगे तो माइनस का nd/2। मल्टीप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कॉपी पेन लेके बैठा करो और मल्टीप्लाई साथ के साथ मेरे किया करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी साथ साथ करते रहो, ताकि किसी स्टेप पे दिक्कत ना हो। क्लियर है बात की? अच्छा, अब ये जो चीज आ गई है, 3 तो बाहर है, उसको अभी छोड़ो, 3 से कोई काम नहीं है अभी हमारा, 3 को बाहर ही रखो, तो 3 तो बाहर ही रखो। अब देखते हैं क्या क्या आ गया है। देखो यहाँ से आया 2an और यहाँ से आ रहा है माइनस का an, तो केवल एक an बचेगा। पहली बात तो ये, केवल एक an बचेगा, 2an था, यहाँ से an आ रहा था, एक n बचेगा। अब देखो n²d को देखो, n²d कितने हैं यहाँ पे? 2, n²d है 2, और यहाँ पे कितना है? माइनस का हाफ n²d। तो 2 में से जब आप हाफ हटाओगे, 2 में से हाफ हटाओगे तो कितना बचेगा? 3/2। अगर 2 में से आप हाफ हटाओगे तो कितना बचेगा? 3/2 तो बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो? 3/2 ऑफ n²d। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हुआ होगा, 3/2 ऑफ n²d। यहाँ देखो ये माइनस का nd है, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का हाफ ऑफ nd है, तो -1 में से आप हाफ जोड़ोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का हाफ ऑफ nd। सही है बात बेटा? इतनी यहाँ तक पूरे को सॉल्व करके इतना आगे। अब देखते हैं आगे इसको और क्या बना सकते हैं अपन, और क्या बना सकते हैं अपन। देखो पूरे में आपने 2 कॉमन ले लिया बाहर, पूरे से 2 कॉमन ले लिया आप लोगों ने बाहर, जल्दी बोलो। पूरे से 2 कॉमन ले लिया, और ऊपर से n भी कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो n भी कॉमन आ रहा है, तो 3, एक तो n बाहर आया, पूरे से n बाहर आया, और नीचे एलसीएम लेके आपने वो एलसीएम वाला, चलो एलसीएम को भी अंदर ही रखते हैं ना, एलसीएम को भी अंदर ही रखते हैं, अंदर एलसीएम लिया आपने इसका। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 2a, क्योंकि n तो बाहर आ गया है। यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बोलो? प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 तो है ही पहले से, n एक बाहर आ गया nd, माइनस n बाहर आ गया, माइनस आ गया d। n में बाहर ले आया था पहले, याद रखना, n में बाहर ले आया था पहले। अब देखना दोबारा 2 को भी बाहर ले आओ, ये जो 2 था इसको भी आप क्या करो? बाहर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ n/2। क्या आ गया? 3 टाइम्स ऑफ n/2। अंदर क्या आया? 2a प्लस d कॉमन ले लो भाई इसमें से, तो आएगा ये 3n-1 इंटू डी। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये जो चीज है जो अभी मैंने लिखी है, क्या ये जो चीज है ये S3 है? क्योंकि S3 क्या था? 3n टर्म्स का सम, जल्दी बोलो। S3 क्या था? 3n टर्म्स का सम, इसी के बराबर तो दिखाना था, वही तो आ गया 3n/2, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से अगर देखा हो तो कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, केवल कैलकुलेशन प्लस माइनस एलसीएम। अगर वो लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में सॉल्व भी करके रहना। ठीक है, ये लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं। लिखिए आगे आपका जो टाइटल है, पहले वो लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना।
टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एपी की, उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो एपी की एक खास प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर पूरी एपी में आपने कोई भी एक कांस्टेंट नंबर पूरी एपी में ऐड कर दिया, तब भी जो चीज नहीं बनकर आएगी वो एपी ही आएगी। ध्यान से देखिएगा कैसे, एग्जांपल लेके करते हैं अपन तो सिंपल। जैसे एग्जांपल में ले लिया, कोई एपी ले लेते हैं 3 5 7 9 चल रही है। ठीक है जी, मैंने कहा आप एक काम करो, इस पूरी एपी में 2 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो हर एक टर्म में। तो यहाँ भी 2 ऐड करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 7 आएगा, यहाँ करोगे तो 9 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो अब ये जो नया सीक्वेंस आया ये वाला, ये भी एपी में ही आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये भी किस में आ रहा है? एपी में ही आ रहा है। तो अगर आप पुराने सीक्वेंस में, पुराने एपी में, अगर आप पुराने एपी में क्या करें, अगर आप पुराने एपी में क्या करें, कोई भी नया कांस्टेंट नंबर सब में सेम, ऐसा नहीं कि पहले में मैं 2 जोड़ूंगा, अगले में 3 जोड़ दूंगा, अगले में फिर 10 जोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। सब में अगर आप एक सेम नंबर ऐड करेंगे तो जो नया सीक्वेंस आएगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, वो भी क्या आएगा? एपी ही आएगा। और केवल ऐड के लिए नहीं, अगर आप सारों में से माइनस भी करें, सारों को मल्टीप्लाई भी करें, या सारों को डिवाइड भी करें किसी नॉन जीरो नंबर से, तो भी क्या होगा? जो नंबर आपके पास, जो सीक्वेंस आपके पास आएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। ठीक है बात ये। तो इसको लिख लेते हैं अंग्रेजी में, इस बात को लिख लेते हैं हम अंग्रेजी में थोड़ा सा, है ना। कैसे लिखेंगे? देखिए, इफ आ नॉन जीरो कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे? नॉन जीरो, क्योंकि बात किस नंबर की हो रही है? जो जीरो ना हो। इफ आ नॉन जीरो कांस्टेंट, if a non-zero constant is, if a non-zero constant is, क्या किया जाए? added या फिर subtracted या फिर multiplied या फिर divide। if a non-zero constant is added, subtracted, multiplied या फिर divide in each term of AP, in each term of AP, then resulting sequence is also AP। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एपी, है ना। स्क्वायर पे नहीं भाई, सभी टर्म्स का स्क्वायर एपी में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वॉइस स्लो आ रही है, आप तेज आ जाएगी भाई। नितिन तेरा नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क सही करवा अपना। हाँ बोलो, यस लिख के भेजो अगर ये पॉइंट क्लियर है सभी को। तो कि अगर एपी की सभी टर्म्स को किसी एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो भी जो नया सीक्वेंस आएगा वो एपी ही आएगा। एग्जांपल से आप कोई भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। जनरल से भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरल से दिखाता हूँ एक, इसी में मैं आपको एक जनरल तरीका दिखाता हूँ, बाकी सब में आप वही ट्राई करके देखना, है ना। मान लेते हैं जैसे एपी की जनरल फॉर्म मानते हैं। एपी को अपन ने क्या मान लिया? ए मान लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे है। ठीक है ना, ये कोई एपी है। मैंने कहा कोई भी एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इसमें जोड़ दिया। सर अगर फ्रैक्शन से ऐड करेंगे तो क्या होगा? बेटा कुछ भी ऐड कर, नॉन जीरो होना, जीरो क्यों ऐड करने का मतलब नहीं बनता। बाकी कोई भी नंबर ऐड कर, चाहे फ्रैक्शन कर, चाहे कैसा कर, है ना। हाँ जी। तो अगर मैंने इसमें क्या किया, कोई नंबर जोड़ दिया, मान लो मैंने सारों में के जोड़ दिया, सारों में एक नंबर जोड़ दिया के, तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो आएगा ए प्लस के। बोलो सही बात है। यहाँ आएगा ए प्लस के प्लस डी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस के प्लस 2d, यहाँ आ जाएगा ए प्लस के प्लस 3d। बोलो सही बात है, ऐसे आता रहेगा। अब भी जरा डिफरेंस देखो एपी का क्या आ रहा है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे एपी का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो डी आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है। तो ये जो सामने आया वो भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है बात। बेटा फ्रैक्शन जोड़ो, डेसिमल जोड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर की बात हो गई तो मतलब सबकी बात हो गई। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को ये बात? ठीक है भाई, सबको क्लियर है?
चलो सभी को बात क्लियर है। ये तो थी पहली प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल दे दीजिए भाई। एग्जांपल तो दिया था ना, स्टार्टिंग में एग्जांपल ही दिया था, ये भी एक एग्जांपल ही है भाई। जनरल फॉर्म लिखिए, आप कोई भी एपी लिख लो अपनी मर्जी से, उसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो अपनी मर्जी से, है ना। कोई भी एपी लिखो, कोई भी नंबर ऐड करो और उसके बाद देख लो कि क्या जो आ रहा है वो एपी है या नहीं है। अगर कभी ऐसा हो कि नहीं आए तो मेरे फोन पे फोन करके मुझे बता देना, है ना, क्योंकि वो आपने एक बहुत महान डिस्कवरी कर ली होगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो गया तो। क्लियर। मल्टीप्लाई का एग्जांपल दे दीजिए। देख भाई मल्टीप्लाई देख ले, अभी देख क्या बताऊं यार, इसमें बहुत सिंपल बात है ये तो। 3, 5, 7, 9 जैसे ये है, बोल किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। अपने मन में सोच ले, किसी भी नंबर 2 से कर दिया तो क्या आएगा बोल 6, क्या आएगा 10, क्या आएगा बोल 14, क्या आएगा 18। अब देख ले क्या ये एपी आ रहा है, 4 4 4, डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, बोल सही बात है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो थी एक प्रॉपर्टी आपकी, ये क्लियर हो गई। आगे देखना ध्यान से, मैं एक एपी लिखता हूं आपके सामने। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये कोई एपी लिखी हुई है। ठीक है भाई, ये कोई एपी लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं ना, एपी में से दो दो टर्म छोड़कर हम टर्म्स उठाते हैं। क्या, दो दो टर्म्स छोड़ के। जैसे मान लो पहले मैंने कौन सी उठाई, पहली टर्म, ध्यान से देखना। पहले मैंने कौन सी उठाई, पहली पहली टर्म उठाई। फिर मैंने दो छोड़ दी, यानी इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या उठाई, 8 उठाई। फिर मैंने दो छोड़ दी, यानी इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या उठाई, 14 उठाई। बोलो क्लियर है क्या, दो दो टर्म्स छोड़ दी मैंने। छोड़ने के बाद क्या क्या टर्म्स आई मेरे पास, 2 आया, 8 आया, 14 आया, ऐसी आगे कुछ और भी आएगा। बोलो क्या ये एपी में है, जल्दी बोलो क्या ये एपी में है, क्या ये लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप कहोगे बिल्कुल है सर, डिफरेंस सेम आ रहा है। बोलो डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया। यानी कि अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रेगुलर इंटरवल से टर्म्स को पिक करें तो वो भी किस में आएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएंगी। ठीक है बात ये, ठीक है। लिखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ द टर्म्स ऑफ एपी, लिखिए इंग्लिश में लिखिए, if the terms of an AP are chosen at, if the terms of an AP are chosen at, AP are chosen at regular interval, chosen at क्या भाई, chosen at regular interval, chosen at regular interval। अगर AP की टर्म्स को आप रेगुलर इंटरवल पे पिक करें, then resulting sequence is also AP, then they form an AP, है ना, ऐसे लिख लो, then they form an AP, then they form an AP। तब भी वो क्या बनाएंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएंगे। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है क्या, वीडियो और आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बाकी बच्चे बताना भाई, क्या वीडियो और आवाज क्लियर है सभी को। क्लियर है तो भाई आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी सबको तो क्लियर आ रही है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला भी बहुत शानदार पॉइंट है, अगला भी पॉइंट जो है वो बहुत शानदार है। पॉइंट क्या है कि इन अ फाइनाइट एपी, इन अ फाइनाइट एपी, एक फाइनाइट एपी में, फाइनाइट माने जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन हो, कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, जितनी भी हैं, पर पता है कि इतनी है, इन्फिनाइट नहीं है। इन अ फाइनाइट एपी, इन अ फाइनाइट एपी लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, है ना, इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट, द सम ऑफ टर्म्स, the sum of terms, the sum of terms equidistant, the sum of terms equidistant from beginning, beginning की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, from beginning and end is always constant, is always constant। अब आप बोलोगे सर ये तो इंग्लिश में है, हमें समझ नहीं आया, हमें तो पता नहीं चला क्या बोल दिया ये। ध्यान से सुनना, इन अ फाइनाइट ईपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट।
कहानी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एपी ले लेते हैं अपन, तो सबसे आसान काम क्या है, एपी मान लो और उससे देख लो क्या हो रहा है। 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ले लिया, ठीक है जी। मैंने आपसे कहा आप लोग मुझे बताओ, रिप्लाई में भेजो कि पहली टर्म का जो स्टार्टिंग से पहली टर्म है, जो स्टार्टिंग से पहली टर्म है और जो पीछे से पहली टर्म है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। जो स्टार्टिंग से पहला है और जो पीछे से पहला है, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है। 2 जमा 16 जोड़ने पे कितना आएगा, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है लेकिन फिर भी आप लोग कीजिए, है ना। हाँ 18 आएगा, सही बात है। 2 जमा 16 जोड़ने पे 18 आएगा। अब आप बताओ 4 जमा 14 जोड़ने पे कितना आएगा, जो पहले से दूसरी है और आखिरी से दूसरी है। पहले से भी दूसरी, आखिरी से भी दूसरी। समझ गए होगे मेरी बात। पहले से भी तीसरी और आखिरी से भी तीसरी, उसका भी जोड़ कितना आएगा, 14 ही आने वाला है। पहली से भी तीसरी और आखिरी से भी तीसरी, उसका भी जोड़ कितना आने वाला है, 14 ही आने वाला है। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है, बात समझ पा रहे हो, है ना। तो यानी कि यही पूरी बात ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है, जो स्टार्टिंग से है और जो एंड से है, उन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट बराबर आएगा, जो आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स उठा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत शानदार किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। आपको कह देगा किसी एपी की फर्स्ट टर्म तो ए है, फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बी है, समझ रहे हो। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये फर्स्ट। अगर टर्म्स ऑड हुआ तो ऑड होने दे भाई, क्या दिक्कत पड़ रही है, ऑड होने दे, उसमें भी वही आएगा, ऑड में भी तो वही आएगा, इसमें क्या अलग थोड़ी आ जाएगा। देख अगर, चलो मैं बता ही देता हूँ, पहले ऑड वाले पे भी दिक्कत क्लियर कर देता हूँ। एक भाई कह रहा है कि सर अगर ऑड हो तो ऑड में यहाँ क्या हो जाएगा, एक टर्म और आ जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब पहली और आखिरी को जोड़ कितना आ रहा है, जल्दी बोल। पहली और आखिरी को जोड़ 18 और 2 20 आ रहा है। अरे 18 और 2 20 आ रहा है, जल्दी बोल। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़, 4 और 16 20 आ रहा है। थर्ड को और थर्ड लास्ट को जोड़, 6 और 14 20 आ रहा है। 8 और 12 20 आ रहा है। 10 और 10 20 आ रहा है। अरे 10 क्या है, यहां से भी पांचवे पे और वो क्या है, पीछे से भी पांचवे पे, 20 तो आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ऑड में भी बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको क्वेश्चन क्या बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और लास्ट टर्म है बी, पहली टर्म है ए और आखिरी है बी, और आपसे ये कहेगा उस एपी की ना, उस एपी की पहले उस एपी की पांचवी टर्म और पीछे से पांचवी टर्म, स्टार्टिंग से पांचवी और पीछे से पांचवी, दोनों का सम बता दो। समझ रहे हो बात, ये पहले से पांचवी और आखिरी से पांचवी, दोनों का सम बता दो। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। भाई जो पहले और आखिरी का सम होगा वही पहले से पांचवी और आखिरी से पांचवी का होगा। बोलो सही बात है, यही तो प्रॉपर्टी है। जो पहले से पांचवी का है, बोलो क्लियर है क्या। इक्विडिस्टेंट शब्द का प्रयोग देखो इसीलिए किया गया है यहाँ पे। इक्विडिस्टेंट माने क्या होगा, जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी और शुरुआत से और पीछे से, शुरुआत से और पीछे से जो इक्विडिस्टेंट रहे उनका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को सारी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का कुछ पॉइंट और वो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका था। अगर आपको याद हो कि कोई भी एपी की अगर nth टर्म की बात करता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एन से ही लिखते हैं ना, nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर हमारे पास गिवन है क्या, मान लो गिवन है ए एन प्लस बी, है ना, ए एन प्लस बी ऐसा गिवन है, या कुछ और ले लेते हैं, ए एन से तो आपको फिर कंफ्यूजन रहेगा। अगर एपी की जो nth टर्म है हम मान लेते हैं क्या दी हुई है हमें, कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए एन प्लस बी। तो मैंने आपको कल लिखवाई थी ये प्रॉपर्टी कि जो एपी की nth टर्म है वो हमेशा लीनियर आती है, एपी की जो nth टर्म है वो हमेशा लीनियर आती है, ये प्रॉपर्टी कल लिखवा दी थी, है ना। और साथ ही साथ जो ये एन का कोफिशिएंट होता है ये आपका डिफरेंस होता है, ये बात भी मैं आपको पहले ही दिन शायद बता चुका था। जो एन का कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंस होता है, ये बात भी मैं पहले दिन ही आपको बता चुका था, ठीक है। ये तो nth टर्म की बात होगी। ऐसी जो सम का एक्सप्रेशन आता है, जो एपी के सम का एक्सप्रेशन आता है वो कैसा आता है, वो इस प्रकार की फॉर्म का आता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। समझ रहे हैं, सम का जो अभी तक आपने एक्सप्रेशन देखे, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म नहीं आती है उसमें, सम के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आती है। अभी तक जितने आपने सम के एक्सप्रेशन देखे याद कीजिए उनको,
कांस्टेंट टर्म नहीं आती है, ठीक है जी, और क्वाड्रेटिक आती है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक आती है, सही बात है, कांस्टेंट टर्म गायब होती है और क्वाड्रेटिक आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें जो ये होता है ना डिफरेंस, इसमें जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना इसका डबल, लीडिंग कोफिशिएंट का डबल 2a के बराबर आता है, नोट कर लेना इस बात को, लीडिंग कोफिशिएंट के डबल के बराबर आता है, ठीक है, क्लियर कर लिया, जल्दी बोलो, ठीक है। इसी के बाद एक प्रॉपर्टी, हालांकि कुछ काफी प्रॉपर्टीज मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, एक और प्रॉपर्टी आपको पहले लिखवा चुका हूं शायद मैं, कि अगर ऐसा है कि ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ऐसा है कि ये तीन टर्म्स अगर एपी में हैं, अगर ये तीन टर्म्स एपी में हैं, तो मैंने क्या लिखवाया था कि बी माइनस ए डिफरेंस बराबर डिफरेंस यानी सी माइनस बी, पहले इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से किया, ये तो डिफरेंस बराबर हो गया, बी को आप एक तरफ ले आए तो 2b बराबर में a प्लस सी, ये कंडीशन मैंने बोली थी एपी के लिए होती है ना, अगर एबीसी एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होगा, एबीसी अगर एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। लास्ट पॉइंट इससे पिछले वाला, ये वाला हमने इसमें बात करी थी, अगर आपको याद हो ना, अगर आपको याद हो, कल कुछ एक्सप्रेशन भी पढ़े थे हमने, जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़े थे, अगर एपी के सम की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ जनरल एक्सप्रेशन कल पढ़े थे, जैसे कि आपको याद हो कि सम ऑफ इफ टर्म ज्यादा हो तो सर, ज्यादा मतलब अबे एन टर्म्स ही तो होती हैं, है ना, अब एन कितना भी हो सकता है वो तो उस पर डिपेंड करेगा, जैसे आपको याद हो कल हमने ऑड का सम देखा था, याद है क्या, ऑड ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम आपको याद होगा कल आया था, ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर, ठीक है बात, ये ऐसी हमने इवन का भी देखा था, अगर आपको इवन का याद हो तो आया था एन इंटू एन प्लस वन, यानी कि कितना आया था एन स्क्वायर प्लस एन, बोलो सही बात है, क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, तो जो डिफरेंस आता है इनका, इन इस सीरीज का, वो हमेशा इसका डबल आता है, यानी कि टू आएगा, वन का डबल टू, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा, टू आएगा, याद करो ऑड ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस टू ही तो होता था, या इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस टू ही तो होता था, बोलो जल्दी से, ऑड और इवन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता था, टू ही तो होता था, ठीक है बात, ये तो इस प्रकार से ये वाली बात कर रहे हैं कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, डिफरेंस हमेशा उसका डबल आता है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अब, ये वाला पॉइंट आप सबने लिख लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद आज जो हमने स्टार्टिंग ही करी है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट भी इसी में जोड़ देते हैं, आज आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग हमने करी थी कि जो ए एन होता है, एनएस टर्म अगर सम की तरीके से निकालना हो, तो अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन आएगा और यहाँ पर एक कम आ जाएगा, बोलो सही बात है, अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन आएगा और आगे एक कम आ जाएगा, ठीक है भाई, सारी प्रॉपर्टीज उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं अब करने के लिए, अगर हम एस एन के फॉर्मूला को ब्रेक करें तो उससे कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर डिफरेंस आता है, कोफिशिएंट ऑफ एन एन स्क्वायर डिफरेंस आता है, समझ नहीं आई भाई मेरे को तेरी बात, क्या कह रहा है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो भाइयों एक क्वेश्चन करो जल्दी से सभी बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू ज्ञात कीजिए अगर 2k प्लस सेवन, 2k प्लस सेवन, 6k माइनस टू, 6k माइनस टू, 2k प्लस सेवन, 6k माइनस टू एंड 8k माइनस फोर आर इन एपी, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 8k माइनस फोर आर इन एपी, तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो एक बार,
चलो काफी बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ जी, तो होगा क्या अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाली का डबल, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी। वैसे याद करो ना, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी बराबर होगा किसके, ए प्लस सी के। करो जरा, ट्वाइस ऑफ बी कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 6k-2 बराबर ए प्लस सी, यानी 2k। ओप्स 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 ओप्स, ये मेरे से क्या दब गया, एक मिनट रुको भाई। हाँ चलो, शुगर है। हाँ, क्या आया, 2k+7 प्लस सी की जगह आ जाएगा 8k-4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 12k-4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, 8 और 2 10, 10k+3। ठीक है भाई, सबको एक तरफ लाओ तो आ गया 2k, 12 में से 10 गया 2k, और उधर आ गया 7। तो k की वैल्यू आ रही है कितनी, 7/2। क्या सही आई है, जल्दी बताना, क्या आपकी भी यही आ रही थी, k की वैल्यू 7/2 आ रही है। हाँ जी, k की वैल्यू 7/2 आ रही है, हाँ ठीक आ रही है भाई, है ना, सभी की सही आ रही होगी। चलो बहुत सही, बहुत सही। क्लियर है भाई बात यहाँ तक, जल्दी बोलो सभी को, यस लिख के भेज दो एक बार। चलो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं, एक मिनट रुको बस, मैं देख लूँ एक बार, सारी प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी हैं। चलो, A1D के साथ निकल सकता है, हाँ हो जाएगा भाई, उससे भी हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी यूज करिए, साहिल और नितिन दोनों ने सही कहा है। अच्छा चलो, पीयूष, पीयूष तेरा कोई डाउट था यार, शायद पीयूष राज, तेरा ये डाउट था कि जब एस एन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें कुछ और आता है ना, देख लेते हैं एक बार। n/2 2a प्लस n-1 × d। सही बात है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, n/2 को अंदर सॉल्व मल्टीप्लाई कराओ, तो एक तो आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कराओगे an, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, n/2 को इससे कराओगे तो कितना आएगा, n² d/2 एंड -nd/2। बोलो सही बात है, an आएगा n² d/2 और -nd/2, सही बात है, सही लिखा है। अच्छा, तो यहां से अगर आप देखो n² का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है d/2, n² का कोफिशिएंट आ रहा है d/2, और साथ में n अलग ले लो तो आ गया a-d/2। बोल भाई सही लिखा है क्या मैंने, पीयूष जल्दी बोल, सही लिखा है क्या यहाँ तक, n² d/2 n। तो वही तो बोल रहे थे, देख n² का जो कोफिशिएंट आएगा उसका डबल आपका डिफरेंस होगा, n² का जो कोफिशिएंट आएगा उसका डबल, इसका डबल आपका डिफरेंस नहीं होगा, बोलो, अगर जब इसका डबल करेगा तो डिफरेंस के बराबर आएगा ना। ठीक है, जब इसका डबल करेगा तो डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। क्लियर, वही बात हमने बोली थी कि n² का जो कोफिशिएंट होता है उसका डबल हमारा डिफरेंस होता है। बता, क्लियर हो गया क्या प्रॉपर्टी, जल्दी बोल जल्दी बोल। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, एक आधा क्वेश्चन हम और करते हैं। आपका किसी का डाउट भी था शायद, किसी बच्चे का, मुझे बताना जरा कि आप लोगों के डाउट जो एनसीईआरटी वाला था एक्सरसाइज, उसमें क्लियर हो गया था क्या, 5.2, किसी बच्चे का 5.2 में डाउट है, जल्दी बोलो। 5.2 में क्या किसी बच्चे का डाउट है, हाँ भाई, नो डाउट। अनुराग कुमार यस लिख रहा है भाई, कि नो लिख रहा है, मुझे समझ नहीं, अच्छा 5-2 एक अलग है अनुराग। हाँ अनुराग, कौन सा डाउट है भाई बता, 5.2 में कौन सा डाउट है। 18th क्वेश्चन तूने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजा था ना, एक मिनट रुक।
हाँ भाई, 18th क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, 18th क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, एक बार वो देख लेते हैं, है ना। डाउट है इस भाई का, सॉल्व करते हैं। 18th क्वेश्चन एनसीईआरटी कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो कह रहा है चौथी टर्म का और 8वीं टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है, 24। एक तो ये दे रखा है, ठीक है। एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। छठी टर्म का और 10वीं टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है, 44। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो इसमें बेटा दो इक्वेशन क्रिएट कर ले, बस दो इक्वेशन क्रिएट कर ले। जैसे पहली वाली है a4 प्लस a8, a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, a8 को लिखेंगे क्या, a प्लस 7d, a8 को लिखेंगे a प्लस 7d, बराबर में किसके आगे, 24 के। सही बात है। ऐसे ही a6 को लिखेंगे a प्लस 5d, a10 को लिखेंगे a प्लस 9d, बराबर में आ गया 44। बस दो इक्वेशन आ गई। ऊपर वाली इक्वेशन क्या आई है, ऊपर वाली है 2a प्लस 7 और 3 10, एक तो ये इक्वेशन आ गई। और नीचे वाली इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस ए आ गया 2a, 5 और 9 हो गया 14। बस अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे, वहां से d आ जाएगा, उसे सॉल्व करके a आ जाएगा। ठीक है, बात बन गया था अजय, बन गया था, बता देता, है ना। चलो आज यहीं तक कर रहे हैं भाई, क्लियर, आज यहीं तक कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने बोला है कॉल करने के लिए, एक तो उनमें साहिल है ना, दोनों दक्ष हैं जिनको मैंने बोला है, और दो बच्चे और थे, साहिल, दक्ष और मनीष एंड आर्य सुमन। आप लोगों ने आज 4 बजे के बाद भाई कॉल करना है सभी ने, ठीक है। आप लोगों ने 4 बजे के बाद कॉल करना है, क्लियर। चलो मिलते हैं भाई फिर आप लोगों से कल।